हेलो गाइस, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जिसमें कि हम जानते हैं मेडिकल फील्ड के बारे में, जो कि बेसिक नॉलेज रहते हैं जो कि सभी को पता रहनी चाहिए। मेरे अगर पिछली वीडियोस आपने देखे होंगे तो पहला वाइटल साइंस मैंने बताया, उस वाइटल साइंस में जो टॉपिक्स थे उसमें से टेम्परेचर का जो टॉपिक है वो हो गया है और सेकंड पल्स रेट हो गया। आज हम थर्ड टॉपिक देखेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन बोलने के बाद में आपको क्या पता चलता है? रेस्पिरेशन ये एक एक्ट ऑफ ब्रीदिंग है, मतलब ब्रीदिंग जो करते हैं हम, सांस लेना और छोड़ना, इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। उसी एक्शन को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं थ्रू नोज। इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस होती है। कौन सी? इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन आपने सुना ही होगा, बट थर्ड आती है पॉज, जो कि हम लेते हैं जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में मैं आपको आगे में बताऊंगा। रेस्पिरेशन ये प्रोसेस 2 टाइप की हो सकती है, जिसमें कि इंटरनल और एक्सटर्नल, ऐसे 2 टाइप्स हमें पता है। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या? एक्सटर्नल मतलब जो ऑक्सीजन है वो नाक से लेना और कार्बन डाइऑक्साइड नाक से छोड़ना, उसे हम एक्सटर्नल नहीं बोल सकते। ये आपको लगेगा कि ये ऐसा ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सो मैं परफेक्टली आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों 2 अलग अलग गैसेस है जो कि एक्सचेंज होते हैं। कहाँ पे? लंग्स में। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस से प्रोसेस जब होती है लंग्स के अंदर, उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड में रहता है वो लंग्स थ्रू एटमॉस्फेयर में जाता है, लंग्स थ्रू बाहर निकलता है बॉडी के, और जो ऑक्सीजन लंग्स में एटमॉस्फेयर से आता है वो ब्लड में जाता है, उसे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं। सो आपको समझ में आया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। सेकंड टॉपिक है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये जो प्रोसेस है वही प्रोसेस ब्लड में और जो टिश्यूज रहते हैं उनमें जब होता है तब हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। समझ में आ गई? 2 अलग अलग टाइप के रेस्पिरेशन है। अभी रेस्पिरेशन कैसे होता है, मतलब कौन कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन ये रेस्पिरेटरी सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, वो कंट्रोल करता है कि रेस्पिरेशन कैसे होना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 ऐसे वर्ड्स है जो कि इनवॉलंटरी और वॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब जो अपने हाथ में नहीं है, जो इस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वॉलंटरी मतलब जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन इन 2 टाइप में कहाँ पे आता है? तो हम बोल सकते हैं कि कुछ एक्सटेंट तक वो वॉलंटरी है, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं रहता तभी भी हमारा रेस्पिरेशन चलते रहता है। इसलिए हम बोल सकते हैं फुल्ली वॉलंटरी रेस्पिरेशन नहीं रहता। हम बोल सकते हैं कि सम एक्सटेंट तक के रेस्पिरेशन वॉलंटरी रहता है। ओके, इतनी बात तो समझ में आई होगी आपके। रेस्पिरेशन में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है वो अभी हम देखेंगे। तो रेस्पिरेशन में रेट, डेप्थ, रिदम एंड इजीनेस, मतलब कितना इजीली हम रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं, वो सब चीजें हमको देखनी पड़ती है। नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करें तो वो एफर्टलेस रहती है, उसमें कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं रहती, ऑटोमेटिक रहती है, रेगुलर रहती है और आवाज भी नहीं निकालती। मतलब रेस्पिरेशन करते वक्त हमारा मुंह से या नाक से आवाज भी नहीं निकलता। सो ये हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के साइंस है। सेकंड टॉपिक पे आते हैं कि रेट, रेस्पिरेशन का जो रेट रहता है, रेट आने के बाद में हम बोल सकते हैं कि उस नंबरिंग आ जाती है। तो रेस्पिरेशन रेट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? रेट इज द नंबर ऑफ फुल रेस्पिरेशन इन अ मिनट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन रेट। तो नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन अडल्ट क्या हो सकता है? नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन अडल्ट विल बी 16 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। जो हमारी ब्रीथ्स रहती है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब इंस्पिरेशन है एक्सपिरेशन, उसे हम एक ब्रीथ बोलते हैं। वही जो ब्रीथ है वो 16 से 20 बार 1 मिनट में हम करते हैं, वही हमारा रेस्पिरेशन का रेट होता है। तो पिछले लेक्चर में हमने जैसे देखा था कि ऐसे कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो कि पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं, वैसे ही रेस्पिरेशन को भी कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जो कि हम आगे में देखेंगे। सो पहला फैक्टर है एज ऑफ पर्सन। मैं आपको चार्ट दे रहा हूँ, देखिए। एट बर्थ 30 to 40 पर मिनट्स रहता है, ब्रीथ्स पर मिनट है वो। जैसे हमने पल्स रेट देखा है कि बच्चों में ज्यादा पल्स रेट रहते हैं, वैसे ही रेस्पिरेशन भी बच्चों में ज्यादा रहते हैं, और
अडल्ट्स में और ओल्ड एज में कम कम होते जाते हैं। तो वही आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट ईयर में 26 से 30 ब्रीथ्स पर मिनट रहता है। सेकंड ईयर में 20 to 26 ब्रीथ पर मिनट रहता है। अडोलसेंस में 20 ब्रीथ्स पर मिनट रहता है। अडल्ट्स में 16 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट रहता है और ओल्ड एज में 10 to 24 ब्रीथ्स पर मिनट रहता है। सेकंड आता है सेक्स, ये फैक्टर आता है जिसमें कि फीमेल्स में रेस्पिरेशन रेट ये ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू मेल। थर्ड आता है इमोशंस। आपने देखा होगा कि जब भी कभी हम इमोशनल होते हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस आता है तो हमारे जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, वैसे ही पल्स रेट बढ़ जाता है। चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी लेवल से जितना हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारी ब्रीदिंग पैटर्न और ब्रीदिंग रेट भी बढ़ते जाता है। अगर आप पहाड़ियों में जाओगे तो हमारी सांस फूलने लगती है, सो हम उसे चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। उसके वजह से रेस्पिरेशन रेट अफेक्ट होता है। एक्सरसाइज करने के बाद हमारा रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, ये तो कॉमनली आपको पता ही है। चेंज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर, मतलब क्या होता है कि ठंडी बढ़ जाती है। जैसे कि अभी विंटर का सीजन है, ठंडी के सीजन में ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है, दैट्स वाई हमारी बॉडी का रेस्पिरेशन रेट चेंज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। इनडाइजेशन ऑफ फूड, मतलब डाइजेशन करते वक्त हमारे रेस्पिरेशन बढ़ जाते हैं, बट माइन्यूटली चेंजेस रहता है, ऐसा कुछ अफेक्ट दिखने नहीं मिलता अपने को। और ऑब्वियसली डिसीज कंडीशंस जो रहती है उनमें भी हमारे रेस्पिरेशन रेट कम या ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन कौन सी डिसीज कंडीशन हमको हुई है। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे, उसमें हमने रेट और दूसरा देखा था कि डेप्थ होता है। तो डेप्थ मतलब क्या, कि कितना हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कितना हम ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, वो जो वॉल्यूम रहता है उसे हम डेप्थ कह सकते हैं। सो कॉन्स्टेंटली 500 सीसी इतना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते और छोड़ते हैं। अगर 500 सीसी से ज्यादा हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी ब्रीदिंग डीप है या फिर रेस्पिरेशन डीप है। और 500 सीसी से कम हम सांस ले रहे हैं या फिर ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि हमारी ब्रीदिंग शैलो है, मतलब डीप नहीं है इन शॉर्ट। कॉमनली देखा जाता है कि कोई भी डिसीज कंडीशन में जो लंग्स की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, दैट्स वाई रेस्पिरेशन रेट भी वैसे ही बढ़ता है। थर्ड टॉपिक है रिदम। रिदम अगर देखा जाए तो अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है तो रिदम नॉर्मल रहेगी, बट क्रिटिकली इल पेशेंट है तो उसमें हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन कभी कभी कम या ज्यादा होते रहता है। रेस्पिरेशन में कुछ एबनॉर्मलिटीज भी रहती है जो कि हम अभी देखने वाले हैं। मेरे प्रीवियस वाइटल साइन वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि रेस्पिरेशन अगर बढ़ता है तो हम उसे टैकिपनिया बोलते हैं और कम होता है उसे ब्रैडिपनिया बोलते हैं। सो टैकिपनिया और पॉलिपनिया, उसे पॉलिपनिया भी बोल सकते हैं हम। अगर 24 ब्रीथ्स पर मिनट के ऊपर अगर हमारे रेस्पिरेशन जा रहे हैं तो हम उसे टैकिपनिया बोलते हैं। और या फिर 10 ब्रीथ्स पर मिनट से कम हमारे रेस्पिरेशन हो रही है या ब्रीदिंग हो रही है तो उससे हम ब्रैडिपनिया बोलते हैं। थर्ड है हाइपरपनिया, उसमें जो ब्रीदिंग का डेप्थनेस है, रेस्पिरेशन का डेप्थनेस है वो बढ़ जाता है, उसे हाइपरपनिया बोलते हैं। फोर्थ आता है स्टेडोर। स्टेडोर मतलब हार्श आवाज आता है, वाइब्रेटिंग आवाज रहता है और चिल आवाज निकलता है, उस वक्त हम उसे स्टेडोर बोल सकते हैं। ये रेस्पिरेशन का एक साइन हम बोल सकते हैं। ये नॉर्मली अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स एबनॉर्मलिटीज होते हैं उसके वजह से स्टेडोर साउंड आता है। फिफ्थ आता है वीज। वीज मतलब एक आवाज आता है जिसका पिच हाई रहता है, सीटी बजाने जैसा आवाज जो निकलता है उसे हम वीज बोलते हैं। वो भी एक एबनॉर्मलिटी हम मानते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन इन स्मॉल ब्रोंकाई, इसके वजह से वीजिंग साउंड निकलता है जो कि डॉक्टर चेक करते वक्त देखता है। डिस्पनिया मतलब क्या होता है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जब कभी पेशेंट को तकलीफ होती है ब्रीदिंग करने में या रेस्पिरेशन सांस लेने में तो हम उसे डिस्पनिया बोलते हैं और डॉक्टर भी ये वर्ड का यूज बहुत बार करते हैं कि डिस्पनिया है। जब कभी पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी होती है उस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं और ये रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग प्रॉपरली ना होने की वजह से एक कंडीशन आती है। हाइपोक्सिया होने की वजह से साइनोसिस मतलब क्या है, जो टिश्यू रहते हैं उन तक के ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से वो ब्लूइश कलर में कन्वर्ट होते हैं, दैट्स वाई उस कंडीशन को हम साइनोसिस बोलते हैं। जब कभी पेशेंट को सफोकेशन होता है उसे हम एस्पेक्सिया बोलते हैं। ये कंडीशन जब ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई नहीं होता उस वक्त आती है। नेक्स्ट टॉपिक है
हमें क्या क्या देखना चाहिए जब हम रेस्पिरेशन चेक करते हैं? तो पहला, हम रेट ऑफ रेस्पिरेशन चेक करना चाहिए। सेकंड, रेगुलरिटी और रिदम ऑफ रेस्पिरेशन हम चेक करते हैं। थर्ड है, कितना इजीली पर्सन रेस्पिरेशन कर पा रहा है या नहीं। फोर्थ है, मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ चेस्ट, नोज एंड एब्डोमेन। रेस्पिरेशन की वजह से जो भी मूवमेंट्स होती है चेस्ट में, नोज में और एब्डोमेन में, वो हम चेक करते हैं। फिफ्थ है, रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग करते वक्त पेशेंट की क्या पोजीशन है वो हम नॉर्मली चेक करते हैं। ऐसे 5 पॉइंट्स है जो कि हम देखते हैं। अगर जब कभी पेशेंट को रेस्पिरेशन लेने में या ब्रीदिंग लेने में तकलीफ हो रही है तो हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि हम पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट डर जाता है। उसको रेस्पिरेशन लेने या ब्रीदिंग लेने में अगर तकलीफ होती है तो पेशेंट डर जाता है, तो हम उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा करके, और एनकरेज करते हैं कि रेस्पिरेशन वो कंटिन्यूअसली लेता रहे। सेकंड है, रूम की वेंटिलेशन हम अच्छी करते हैं। अगर खिड़कियां बंद होगी तो खिड़कियां खोलते हैं, सो जिसकी वजह से वेंटिलेशन रूम में प्रॉपरली रहे। थर्ड है, वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। अगर रेस्पिरेटरी फेल्योर आ रहा है तो हम वेंटिलेटर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से लंग्स का वेंटिलेशन प्रॉपरली होता रहे। उसे ही हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। फोर्थ है, पोजीशन ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट किस पोजीशन में है वो हम देखते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग लेते वक्त या रेस्पिरेशन लेते वक्त हमारी पोजीशन भी मैटर करती है। ज्यादातर सोते वक्त, मतलब लाइन डाउन पोजीशन में पेशेंट को ब्रीदिंग लेने में तकलीफ होती है, तो हम उसे अपराइट पोजीशन में रखते हैं या कार्डियक पोजीशन में रखते हैं। अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो हम ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स लगाते हैं। ऑक्सीजन मास्क के थ्रू हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। अगर उसका जो एयरवे पैसेज रहता है, अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो हम उसे पहले क्लियर करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही ऑक्सीजन सप्लाई पेशेंट को देते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो हम कफिंग की जो एक्सरसाइज रहती है, खांसने की जो एक्सरसाइज रहती है, वो करने के लिए हम बोल सकते हैं, या ब्रीदिंग थोड़ा एफर्ट्स लगाने के लिए बोलेंगे कि ब्रीदिंग लीजिए करके। ये सब चीजें जिनके वजह से हम रेस्पिरेशन प्रॉपरली कर सकते हैं। जैसे कि ये सब चीजें काम की है, वैसे ही अगर स्टमक के जो मसल्स है बिजी रहते हैं तो हमारी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ सकती है। दैट्स वाई हमें पेशेंट को थोड़ा थोड़ा ही खिलाना जरूरी रहता है। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ गया होगा। कैसे रेस्पिरेशन क्या होता है, उसका रेट क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, रिदम क्या होती है, और जितना इजीली हम रेस्पिरेशन कर पाएंगे उतना ही हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन रहता है। और वैसे ही हमने एब्नॉर्मलिटीज भी देखी है, जिसमें कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है ये हमने देखा है। और जब कभी पेशेंट को तकलीफ होती है, ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होती है, तो हम और क्या क्या कर सकते हैं इसका भी सोल्यूशन हमने देखा है। ये सारी चीजें लोगों को पता नहीं रहती, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, और कल हम वाइटल साइंस का ही और टॉपिक जो ब्लड प्रेशर है उसके बारे में सीखेंगे। सो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोज लाता रहूंगा। थैंक यू।